Good morning, students. In our last class, we have discussed the nitrogen cycle and the carbon cycle that maintains the amount of nitrogen and carbon in our biosphere, right? Now, today we are going to start our next topic, that is the greenhouse effect. Greenhouse effect and the ozone layer depletion are the most important topic of this chapter. So let us understand that what do we mean by the greenhouse effect. Recall the reading taken by you under 3 in equation 14.1. Heat is trapped by glass and hence the temperature inside a glass enclosure will be much higher than the surrounding. आपको पता है कि जो ग्लास होता है वो हीट को ट्रैप कर लेता है, हीट को पकड़ लेता है और ग्लास के इनसाइड का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड टेम्परेचर, राइट। मतलब अगर हम ग्लास का एक बॉक्स बनाएं तो जो ग्लास का वो जो बॉक्स होगा वो हीट को अपने अंदर कैप्चर कर लेगा और जो टेम्परेचर होगा अंदर का वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द टेम्परेचर outside. This phenomena was used to create an enclosure where tropical plants could be kept warm during the winter in the colder climate. और ग्रीन हाउस जो होता है बेसिकली वो बनाया जाता है ट्रॉपिकल प्लांट्स को उगाने के लिए, ट्रॉपिकल प्लांट्स को हीट प्रोवाइड करने के लिए कोल्डर क्लाइमेट में। जो वो कंट्रीज़ जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है ड्यूरिंग द विंटर, वहाँ पर प्लांट्स को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए इस तरीके के ग्रीन हाउसेस बनाए जाते हैं जिसमें कि ग्लास लगाया जाता है। तो जो ग्लास होगा वो हीट को ट्रैप कर लेगा, कैप्चर कर लेगा और अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द टेम्परेचर आउटसाइड, जिससे कि जो प्लांट्स हैं उनको हीट मिल पाएगी एंड दे विल बी एबल टू ग्रो इनफ। सच एनक्लोजर्स आर कॉल्ड ग्रीन हाउसेस। इस तरीके के जो एनक्लोजर्स होते हैं जिसमें ग्रीन प्लांट्स को रखा जाता है उनको बोला जाता है ग्रीन हाउसेस। Greenhouses have also lent their name to an atmospheric phenomena. ग्रीन हाउसेस को अपना नाम एक एटमॉस्फेरिक फिनोमिना से मिला है, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें कि सम गैसेस प्रिवेंट द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ। आपको पता है हमारी अर्थ के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं। कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो कि हीट को बाहर जाने से रोकती हैं, एटमॉस्फेयर से बाहर जाने से रोकती हैं और वो हीट को ट्रैप कर लेती हैं, राइट। और जब an increase in the percentage of such gases in the atmosphere would cause the average temperatures to increase worldwide. और इस तरह की गैसेस का कंसंट्रेशन जब बढ़ता है हमारे एटमॉस्फेयर में तो उससे क्या होता है, जो हमारे वर्ल्ड का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस तरह की गैसेस हीट को एटमॉस्फेयर से जाने नहीं देती हैं और जिससे क्या होगा, जो अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा एंड दिस इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। और ये जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह की ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। एन इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर वुड कॉज मोर हीट टू बी रिटेन्ड बाय द एटमॉस्फेयर एंड लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो ट्रैप हो जाएगी, जिससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उससे एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, दैट इज़ द ग्लोबल वार्मिंग। यू ऑल मस्ट बी फैमिलियर विद द टर्म ग्लोबल वार्मिंग। कुछ पर्टिकुलर गैसेस के कारण जो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है और जिसको कि हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, विच इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम।
right? So greenhouse effect can be said to be one of the cause of global warming also. Now let us go through this activity, find out what the consequences of global warming would be. अगर आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ें तो आपको ये भी पढ़ना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं हम पर. ऑल्सो फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम अदर ग्रीन हाउस गैसेज. कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और कौन सी गैसेस होती हैं जो कि हीट को ट्रैप करती हैं या जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस भी बोलते हैं. सो these two data you can collect from the internet or from any of the source or from any of the book, right? It is quite important. Now the next cycle that we are going to study is the oxygen cycle. जैसे हमने नाइट्रोजन की साइकिल पढ़ी, कार्बन की साइकिल पढ़ी, ऑब्वियसली वैसे ही ऑक्सीजन की भी साइकिल होती है. ऑक्सीजन इज़ अ वेरी अबेंडेंट एलिमेंट ऑन आवर अर्थ. ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है हमारी अर्थ पे. इट इज़ फाउंड इन द एलिमेंटल फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर टू द एक्सटेंट ऑफ 21%. अगर हम एलिमेंट्री फॉर्म की बात करें तो हमारी अर्थ पर एलिमेंट्री फॉर्म में जो ऑक्सीजन पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? 21%, मतलब प्योर ऑक्सीजन. इट ऑल्सो अकर एक्सटेंसिवली इन द कंबाइंड फॉर्म, और कंबाइंड फॉर्म में भी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. द अर्थ्स क्रस्ट एज वेल ऑल्सो इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अर्थ के क्रस्ट में भी ये पाया जाता है. दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड में ये जो ऑक्साइड है वो ऑक्साइड बेसिकली क्या है? ऑक्सीजन का ही एक रूप होता है. सो प्योर फॉर्म में केवल 21% पाया जाता है, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अबंडेंस में हमको मिलता है. In the crust, it is found as the oxides of some most metals and silicon, and also as carbonate, sulfate, nitrate and other minerals. अगर हम अर्थ के क्रस्ट की बात करें तो ये बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलता है, सिलिकॉन के फॉर्म में सिलिकॉन ऑक्साइड के फॉर्म में भी मिलता है, कार्बोनेट्स, सल्फेट, नाइट्रेट और बहुत से दूसरे मिनरल्स होते हैं जिनके फॉर्म में ये हमको मिलता है. इट इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मोस्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड फैट्स. कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स जो कि डीएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और फैट्स, इन सब के लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है ऑक्सीजन, राइट? मतलब इन सब में भी ऑक्सीजन किसी न किसी रूप में और कुछ मात्रा में पाया जाता है. बट व्हेन वी टॉक ऑफ द ऑक्सीजन साइकिल, we are mainly referring to the cycle that maintains the level of oxygen in the atmosphere. जब भी हम ऑक्सीजन साइकिल की बात करते हैं तो हम मेनली किस चीज़ की बात कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर में हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करती हैं. ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज़ यूज्ड अप इन 3 प्रोसेसेस. एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है उसको 3 प्रोसेसेस में यूज़ किया जाता है: कंबशन, रेस्पिरेशन एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. तो पहली कंबशन, जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं. रेस्पिरेशन, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं. एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाए जाते हैं तो उसमें भी ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है. Oxygen is returned to the atmosphere in only one major process, that is photosynthesis. अब ऑक्सीजन का यूज़ तो इतनी सारी प्रोसेसेस में हो रहा है, लेकिन हमको ऑक्सीजन रिटर्न किस प्रोसेस से हो रही है? केवल और केवल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, राइट? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और जब वो अपना खाना बनाते हैं तो इस प्रोसेस में एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी
रिलीज होती है। एंड दिस फॉर्म्स द ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द ऑक्सीजन साइकिल इन नेचर। और इससे क्या होता है, नेचर में ऑक्सीजन साइकिल की एक ब्रॉड आउटलाइन बन जाती है। बैक्टीरिया आर पॉइजनड बाय एलिमेंटल ऑक्सीजन। In fact, even the process of nitrogen fixing by bacteria does not take place in the presence of oxygen. बैक्टीरिया के लिए जो ऑक्सीजन है वो पॉइजन का काम करती है। मतलब जो बैक्टीरिया हैं वो ऑक्सीजन को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। इवन जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो इस प्रोसेस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं कर सकते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो बैक्टीरिया के लिए पॉइजन का काम करती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एलिमेंटल ऑक्सीजन इज नॉर्मली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। अगर हम ऑक्सीजन के फॉर्मूले की बात करें तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, मतलब कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स। तो एलिमेंटल, अगर हम एलिमेंट्री बात करें तो नॉर्मल रूप में जो ऑक्सीजन है वो हमको इसी फॉर्म में मिलती है, मतलब O2 के फॉर्म में मिलती है। हाउएवर इन द अपर रीचेस ऑफ द एटमॉस्फेयर अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड। लेकिन जब हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर हमको ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं ओजोन। दिस वुड मीन अ फॉर्मूला ऑफ O3। जब हमको नॉर्मली O2 देखने को मिलता है, बट इतनी हाइट पर, इतनी डिस्टेंस पर हमको ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द O3 एंड दिस इज़ कॉल्ड ओजोन। और उसको हम क्या बोलते हैं? ओजोन बोलते हैं। Unlike the normal diatomic molecule of oxygen, ozone is poisonous and we are lucky that it is not stable near to the earth surface. एक नॉर्मल ऑक्सीजन तो हमारे लिए ऑब्वियसली बहुत इम्पॉर्टेंट है ही सही, लेकिन O3 की अगर हम बात करें, दैट इज़ ओजोन की अगर हम बात करें, तो ओजोन हमारे लिए पॉइजनस है। अगर एटमॉस्फेयर में ओजोन होती और अगर हम उसको इनहेल कर लेते तो हम जीवित नहीं रह पाते। तो इस मामले में हम अपने आप को लकी मान सकते हैं कि जो ओजोन है वो नेचुरल एग्जिस्टेंस, उसका जो नेचुरल एग्जिस्टेंस है वो हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी ऊपर होता है और नीचे की तरफ जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे नहीं होता है। तो हालांकि कहने को ये जो ओजोन है वो हमारे लिए बहुत पॉइजनस है, लेकिन इतनी पॉइजनस होने के बावजूद ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। वो कैसे, वो समझते हैं। बट इट परफॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शन वेयर इट इज़ फाउंड। जहाँ ये पाई जाती है वहाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल रेडिएशंस फ्रॉम द सन। सन से जितनी भी हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं वो इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। दिस प्रिवेंट those harmful radiations from reaching the surface of the earth where they may damage many forms of life। और हम सन से आने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, ये ओजोन क्या करती है, उनको वहीं पे एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि वो अर्थ सरफेस पर नहीं आ पाते हैं और हमको हार्म नहीं पहुंचा पाते हैं, राइट? सो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ओजोन हम बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, लेकिन इतनी हार्मफुल होने के बाद भी वो हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है बाय स्टॉपिंग द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेज to reach on the earth surface, right? Recently it was discovered that this ozone layer was getting depleted। अभी अभी जो डिस्कवरीज हुई हैं, कुछ सालों की बात है ये, तो अभी जो डिस्कवरीज हो रही हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि इस ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। ये जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है। वेरियस मैन-मेड कंपाउंड्स लाइक CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, carbon compound having both fluorine and chlorine
which are very stable and not degraded by any biological process, were found to persist in the atmosphere. अब ये डिप्लीटेड क्यों हो रही है? ये डिप्लीटेड हो रही है कुछ मैन मेड कंपाउंड्स के कारण। एक्चुअली एक कंपाउंड होता है, एक तरह का कंपाउंड होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम बोलते हैं CFC। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब ये इजीली डिग्रेड नहीं होता है, मतलब ये इजीली डिकम्पोज नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है, और ये एटमॉस्फेयर में जमता जाता है, राइट। अगर वो एक बार ये एटमॉस्फेयर में पहुंच गया तो ये वहीं पर जमने लग जाता है, इजीली ये डिकम्पोज नहीं होता है। वंस दे रीच द ओजोन लेयर, दे वुड रिएक्ट विद द ओजोन मॉलिक्यूल्स, दिस रिजल्टेंट इन द रिडक्शन ऑफ ओजोन लेयर। और अगर एक बार ये ओजोन लेयर तक पहुंच गए तो ये वहाँ पर ओजोन के साथ रिएक्शंस करने लग जाएंगे, और उन रिएक्शंस के कारण ये जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो जाएगी, मतलब जो धीरे धीरे करके ये ख़त्म होने लग जाएगी, राइट। दिस रिजल्टेड in the reduction of ozone layer, and recently they have discovered a hole in ozone layer above the अंटार्कटिका। रिसेंट जो डिस्कवरीज हुई हैं उनमें अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन लेयर है वहाँ पर होल मिला है, और ये होल का रीज़न क्या है? इट इज़ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओनली। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर लाइफ ऑन अर्थ इफ़ द ओजोन लेयर dwindles फर्दर। और अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो गई या ओजोन लेयर का डिप्लीशन इसी तरह से होता रहा तो हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं अर्थ पे। क्यों? क्योंकि सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशंस डायरेक्टली हमारी अर्थ पर आएंगी, जिससे कि स्किन कैंसर्स, स्किन बर्न्स होना, और भी जो दूसरी तरह की हार्मफुल डिजीज़ेज़ हैं हमको वो हो सकती हैं, राइट। क्योंकि जो जो यूवी रेडिएशंस हैं वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। बट मैनी पीपल थिंक दैट इट वुड बी बेटर नॉट टू टेक चांस। These people advocate working towards stopping all further damage to the ozone layer। तो जो साइंटिस्ट हैं वो हमको ये रेफ़र करते हैं कि हम इस CFC का कम से कम यूज़ करें, कम से कम ये CFC जनरेट हो, ऐसा कुछ करें जिससे कि जो हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होने से बच जाए, और उसका फर्दर डैमेज, अब जितना हो गया है वो तो ठीक है, बट फर्दर डैमेज जो है वो रुक जाए। एक चीज़ जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि ये जो CFC है उसका बहुत बड़ा सोर्स जो होता है वो हमारे घरों में जो रेफ्रिजरेटर और ACs यूज़ होते हैं, एयर कंडीशनर्स, और जो रेफ्रिजरेटर्स में एज अ कूलेंट हम जिनका यूज़ करते हैं, तो उनके कारण ये जो CFC है वो प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो प्रोड्यूस होता है, राइट। और इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कहीं ना कहीं डिप्लीट हो रहा, जो हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, एंड इट इज़ कॉजिंग मच हार्म टू अस। सो हम कुछ ऐसा करें जिससे कि इनका यूज़ कम से कम हो और हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट होने से बच जाए, राइट। हियर वन एक्टिविटी इज़ गिवन टू अस, लेट अस गो थ्रू द एक्टिविटी। फाइंड आउट वेदर अदर मॉलिक्यूल्स आर थॉट टू डैमेज द ओजोन लेयर। क्या सिर्फ क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है जो हमारी ओजोन को डिप्लीट कर रही है, या कुछ और भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि ओजोन को डिप्लीट करते हैं? न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ऑफन टॉक अबाउट द होल इन द ओजोन लेयर। अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं या अगर आप न्यूज़ चैनल्स में देखें तो आप पाएंगे कि जो न्यूज़पेपर में उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशंस आती हैं कि जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है या उसमें किसी तरह के होल्स पाए गए हैं। फाइंड आउट वेदर द साइज ऑफ दिस होल इज़ चेंजिंग एंड इन वॉट मैनर साइंटिस्ट थिंक दिस वुड अफेक्ट द लाइफ ऑन अर्थ। क्या ये जो होल है इसका साइज़ बढ़ता जा रहा है या इसका साइज़ कुछ चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, और साइंटिस्ट इस बारे में क्या सोचते हैं कि अगर ये होल बढ़ गया तो हमारी लाइफ पर, हम ह्यूमन बींग्स की लाइफ पर, अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की लाइफ पर इस सब का क्या असर होगा। इस बारे में आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट ऑल दीज थिंग्स। नाउ लेट अस हैव अ शॉर्ट डिस्कशन ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। सबसे पहले, लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन रिसोर्सेज लाइक सॉइल, वाटर एंड एयर
एंड एनर्जी फ्रॉम द सन। हमारी अर्थ पर जो लाइफ है वो किन किन चीज़ों के पे डिपेंड करती है? सॉइल पर, वाटर पर और एयर पर, और एक और चीज़, सन से हमको जो एनर्जी मिलती है उस पर, राइट। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी अर्थ पे, उन सब की लाइफ इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इन सारे रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है। अगर ये सारे रिसोर्सेज नहीं होते तो हमारी लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं होती ऑन द अर्थ। अनइवन हीटिंग ऑफ एयर ओवर लैंड एंड वाटर बॉडीज कॉज विंड्स। हमने पढ़ा था कि जो विंड है वो क्यों फ्लो होती है? क्योंकि लैंड और वाटर के ऊपर की जो एयर है उनका हीट होने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है, जिसके कारण कुछ एयर जो है वो हॉट हो जाती है, कुछ एयर जो है वो कोल्ड हो जाती है, और उनके बीच में इस तरीके से विंड का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज जो हॉटर एयर होती है वो लाइटर हो जाती है, राइट। ये चीज़ हमने डिटेल में डिस्कस की थी। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज एंड सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन गिव अस रेन। हमने वाटर साइकिल में पढ़ा था कि ये जो पूरी वाटर साइकिल है वो किस तरीके से वर्क करती है। जब वाटर इवेपोरेट होता है तो वाटर इवेपोरेट होने के बाद स्काई में जाता है, वहाँ पर कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन होने के बाद क्लाउड्स बनते हैं, और उन क्लाउड्स से पानी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ रेन नीचे आता है। रेनफॉल पैटर्न्स डिपेंड ऑन प्रिवेलिंग विंड पैटर्न्स इन एन एरिया। किसी एरिया में जो विंड पैटर्न्स होते हैं, रेनफॉल के पैटर्न भी उसी पे डिपेंड करते हैं, राइट। जो रेनफॉल है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स क्या क्या हैं वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। वेरियस न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड अगेन एंड अगेन इन अ साइक्लिक फैशन। हमने पढ़ा कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक साइक्लिक फॉर्म में रहती हैं। कार्बन साइकिल हमने पढ़ी, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी, ऑक्सीजन साइकिल पढ़ी। कैसे ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं और यूज़ होने के बाद फिर से ये हमको अपने ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाती हैं। कैसे ये पूरी प्रोसेस कैरी आउट होती है और एक साइकिल के फॉर्म में सारी चीज़ें बैलेंस्ड तरीके से चलती रहती हैं, ये चीज़ हमने डिस्कस की। दिस लीड्स टू अ सर्टेन बैलेंस बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फेयर। और इस तरीके से हमारे बायोस्फेयर में सारी चीज़ें एक बैलेंस में चलती रहती हैं। पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हार्म द बायोडाइवर्सिटी। हमने पढ़ा पॉल्यूशन क्या होता है? किसी भी तरह का अनवांटेड सब्सटेंस अगर एयर, वाटर या सॉइल में मिल जाए और उसकी क्वालिटी को अफेक्ट करे, आई शुड से एडवर्सली अफेक्ट करे, जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी भी हार्म हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोल्यूशन, राइट। वी नीड टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूज़ दैम इन अ सस्टेनेबल मैनर। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखें, बचा कर रखें, और हम उनका यूज़ कैसे करें? एक सस्टेनेबल मैनर में करें, राइट। दिस थिंग इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस, इम्पॉर्टेंट फॉर अस। क्यों? क्योंकि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज अगर ख़त्म हो गए तो हमारे लिए सर्वाइव करना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसलिए हमारे लिए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी है। जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, स्पेशली यहाँ पर उनकी बात की जा रही है, राइट। So hence our chapter is completed now, students. From our next class we will start our next chapter. So that's all for today's class. Thank you.